Goal, nation's leading institute. Hello everyone, myself Saurabh Kumar, Chemistry Faculty, Goal Institute. I am going to discuss organic chemistry part of AITS major test first. First of all, question number 50. Identify correct CO bond length order. अगर आप लोगों को कहीं पे इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कार्बन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड लेंथ चाहे कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड लेंथ, सबसे ज्यादा यहां पर बॉन्ड लेंथ होगा जब कंप्लीट सिंगल बॉन्ड होगा तब। उसके बाद आपको कार्बन कार्बन या कार्बन ऑक्सीजन जो भी यहां पे कहता है, पार्शियल डबल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ थोड़ा सा कम हो जाता है कंपेयर टू कंप्लीट सिंगल। और सबसे स्मॉलेस्ट बॉन्ड लेंथ जो होगा यहां पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बीच में, या फिर यहां पे हम लोगों को पूछा जा रहा है कार्बन ऑक्सीजन के बीच में, तो डबल बॉन्ड का लेंथ सबसे स्मॉलेस्ट यहां पे होने जा रहा है। ठीक है, तो आप यहां पे देखो, इसमें सी डबल बॉन्ड ओ कैसा है, कंप्लीट डबल बॉन्ड है ना, यहां रेजोनेंस नहीं हो रहा है, कंप्लीट डबल बॉन्ड है। इसके केस में क्या है, कंप्लीट सिंगल बॉन्ड है और इसमें हो रहा है रेजोनेंस। तो जहां पे रेजोनेंस हो रहा है स्टूडेंट, वहां पर होगा पार्शियल डबल बॉन्ड। ठीक है, तो लोन पेयर सिंगल डबल, पार्शियल डबल बॉन्ड हो गया, तो सबसे लॉन्गेस्ट बॉन्ड लेंथ यहां पर हो जाएगा सेकेंड का, क्योंकि कंप्लीट सिंगल बॉन्ड हो गया। उसके बाद हो जाएगा थर्ड का, और सबसे शॉर्टेस्ट यहां पर जो बॉन्ड लेंथ होगा वो हो जाएगा फर्स्ट का। ऐसा कोई ऑप्शन मैच कर रहा है? देखो तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट होगा कि सिंगल बॉन्ड इज लॉन्गर देन पार्शियल डबल एंड पार्शियल डबल इज लॉन्गर देन कंप्लीट डबल, तो क्वेश्चन अपने आप बन जाएगा। कोई भी ऐसा ऑप्शन देखो नहीं दे रहा है जहां पे सेकंड का सबसे ज्यादा दिया है, इसमें थर्ड का ज्यादा दिया है, इसमें फर्स्ट का दिया है, इसमें फर्स्ट का दिया है, तो इसका मतलब इसका आंसर सेकंड हो जाएगा, कंप्लीट सिंगल, उसके बाद पार्शियल डबल, सबसे शॉर्टेस्ट हो जाएगा कंप्लीट डबल। क्लियर है कॉन्सेप्ट? उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51। इन ईच ऑफ द फ्लोइंग पेयर्स ऑफ आयंस व्हिच आयन इज मोर स्टेबल। आपको प्रत्येक ऑप्शन में दो आयंस दिया हुआ है। ठीक है, इसमें आपको दो आयंस है ए में, दो आयंस है बी में, दो आयंस है सी में, दो आयंस है डी में। प्रत्येक में आपको चुनना है कि ज्यादा स्टेबल कौन है। जैसे कि आपको ए में एक दिया हुआ है बेंजाइल कार्बोकैटायन और एक दिया हुआ है एलाइल कार्बोकैटायन। आप देख सकते हो बेंजाइल और एलाइल में ज्यादा स्टेबल कौन होगा। तो बेंजाइल के केस में आपको ऐसा दिखेगा, ये जो कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट है ये टोटल पॉजिटिव सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल टोटल 3 पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस स्टेबलाइज हो रहा है। और एलाइल कार्बोकैटायन अगर आप देखो स्टूडेंट, तो ओनली 1 कार्बोकैटायन के साथ रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हो रहा है। इसका मतलब ये वाला मोर स्टेबल हो जाएगा फर्स्ट वाला कंपेयर टू सेकंड। और बी में अगर मैं देखूं तो ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है और सेकंड में दिया हुआ है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। और आपको ये पता होनी चाहिए बगल में ये जो कार्बन है इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अबाउट इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है। और अगर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करूं तो sp3 कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है, sp2 कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है, एंड पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आर मोर स्टेबल। और ये मिथाइल यहां पर हाइपर कंजुगेशन भी शो करेगा और प्लस आई भी शो करेगा। इसका मतलब जहां कहीं भी अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा स्टूडेंट, वो ज्यादा स्टेबल होगा। फिर डबल बॉन्ड के ऊपर सबसे कम स्टेबल होगा जब ट्रिपल बॉन्ड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। तो इसके भी केस में मोर स्टेबल होगा फर्स्ट वाला, सेकेंड वाला होगा लेस स्टेबल। इसमें भी लेस स्टेबल होगा सेकेंड वाला क्योंकि 1 पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, और मोर स्टेबल होगा फर्स्ट वाला क्योंकि 3 पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। सी में आते हैं तो सी में आपको दिख रहा होगा ये वाला कार्बोकैटायन सेकेंड वाला मोर स्टेबल है, फर्स्ट वाला लेस स्टेबल है। व्हाई? इसका रीजन पूछेगा। तो पॉजिटिव सिंगल डबल यहां पे आप देखोगे गौर से रेजोनेंस हो रहा है, जबकि क्या ये वाला पाई बॉन्ड कार्बोकैटायन के साथ कंजुगेटेड है क्या? बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसके केस में पॉजिटिव सिंगल सिंगल कंजुगेशन में है ही नहीं, इसलिए मोर स्टेबल सेकेंड होगा। इसमें देखो जरा सा डी में क्या हो रहा है, ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसका मात्र एक अल्फा एच के द्वारा हाइपर कंजुगेशन हो रहा है। ठीक है, तो यहां पर प्लस आई एज वेल एज हाइपर कंजुगेशन लग रहा है स्टूडेंट, क्योंकि इसके केस में आपको रेजोनेंस नहीं हो रहा है, कोई लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज नहीं है। अब यहां पे देखो पॉजिटिव सिंगल और इस नाइट्रोजन का 3 बॉन्ड है, तो जब नाइट्रोजन का 3 बॉन्ड है मतलब एक लोन पेयर उसके ऊपर होगा। तो जब नाइट्रोजन के ऊपर 3 बॉन्ड है उसके ऊपर होगा एक लोन पेयर। ऑक्सीजन के ऊपर होता है 2 बॉन्ड, तब होता है 2 लोन पेयर। नाइट्रोजन का 3 बॉन्ड है तो एक लोन पेयर होगा। तो लोन पेयर सिंगल पॉजिटिव
ये कंजुगेटेड है, कंजुगेटेड है तो ये क्या शो कर रहा है, प्लस एम। तो प्लस एम के कारण ये कार्बोकटाइन क्या हो जाएगा, मोर स्टेबल। इसका मतलब तुम कहोगे सेकंड वाला कार्बोकटाइन इसके केस में मोर स्टेबल होगा और फर्स्ट वाला कार्बोकटाइन लेस स्टेबल होगा, क्योंकि इस कार्बोकटाइन के रिस्पेक्ट में एक अल्फा एच ऊपर है और इधर 3 3, ये दिख रहा है आपको, तो 3 3 6 + 1 7 अल्फा हाइड्रोजन हो गया। तो सिर्फ इसमें हाइपर कंजुगेशन हो रहा है और प्लस आई लग रहा है, जबकि यहाँ प्लस एम हो रहा है। और ये जो 6 अल्फा एच है तो दोनों में कॉमन है, यहाँ और यहाँ कॉमन है। यहाँ पर इसका एक अल्फा एच का हाइपर कंजुगेशन और लग रहा है और ऊपर वाले का प्लस आई लग रहा है और यहाँ प्लस एम लग रहा है। तो प्लस एम डोमिनेंट होता है हाइपर कंजुगेशन और प्लस आई के ऊपर, इसलिए सेकेंड वाला मोर स्टेबल कार्बोकटाइन होगा। इसका मतलब हो गया ए में होगा फर्स्ट मोर स्टेबल, बी में भी फर्स्ट होगा मोर स्टेबल, सी में सेकेंड होगा मोर स्टेबल और डी में भी सेकेंड होगा मोर स्टेबल। तो प्रत्येक में आपको यही तो चुनना था। तो 51 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट, और कोई तो मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि ए का 2 कह रहा है गलत है, बी का 2 कह रहा है गलत है, ए का 1 बी का 1 तो सही है, सी का 1 डी का 1 गलत कह रहा है, ए का 2 बी का 2 ये तो साफ गलत कह रहा है पहले से ही। तो इसका आंसर ए वाले में 1 मोर स्टेबल, बी वाले में भी 1 मोर स्टेबल, क्यों होगा ऐसा समझ में आ गया। सी वाले में 2 होगा मोर स्टेबल और डी वाले में प्लस एम के कारण नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो कंजुगेशन में है, रेजोनेंस के कारण 2 ही होगा मोर स्टेबल 1 के रिस्पेक्ट में, इसलिए 51 का आंसर यहां पे आपको 1 आ जाएगा। क्लियर कॉन्सेप्ट, आगे चलो। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को कह रहा है कि 55 में अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिटी मोस्ट टू लेस्ट, यानी एसिडिक स्ट्रेंथ आपको पूछे जाते हैं। देखो स्टूडेंट, डायरेक्ट इसको हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल -i -m के होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल +i +m, क्योंकि जो कंजुगेट बेस होता है वो कंजुगेट बेस एनाइन होता है। उस एनाइन को स्टेबलाइज कौन करेगा, एक्सेप्टर। तो जितना ज्यादा एक्सेप्टर लगा होगा, कंजुगेट बेस जो एनाइन है उतना ज्यादा स्टेबल होगा, और कंजुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल होगा एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ही ज्यादा होगा। तो अब आप देख सकते हो, सबसे फर्स्ट हम लोगों को जो दिया हुआ है वो एल्कोहल है और सब कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो एल्कोहल है तो एल्कोहल सबसे कम एसिडिक होता है, ये आपको पता होना चाहिए कंपेयर टू कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ये सेकंड में क्या हो रहा है स्टूडेंट, यहां पर एक फ्लोरीन है और फिर CH2 है, एक फ्लोरीन है CH2 है, और CO2H का मतलब क्या होता है, CO2H का मतलब होता है COH, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। थर्ड में आपको दिखेगा इस कार्बन के ऊपर टोटल 2 फ्लोरीन है, क्योंकि लिखा हुआ है CF2 और एक H, तो CF2H और एक H लिख दिया, और इसके बाद एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, ऐसा करके लिख दो। और फिर 4 नंबर में अगर आप देखो तो 4 नंबर में CF3 है, तो 3 फ्लोरीन लिख दो, और 3 फ्लोरीन को लिखने के बाद ये लिख दो कार्बोक्सिलिक एसिड, और लास्ट में एक 5 नंबर जो कि एक एसिटिक एसिड दिया हुआ है, तो CH3 C डबल बोन OOH, ऐसा ही सबको ओपन करोगे तो दिखेगा। अब आपको दिख रहा होगा कि एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल -i -m, तो ये जो यहां पर फ्लोरीन है इस कार्बोक्सिलिक एसिड के ऊपर -i लगाएगा, और यहां पे टोटल 2 फ्लोरीन है, तो 2 फ्लोरीन है तो इसके केस में दोनों का -i लगेगा। क्लियर है। और इसके केस में टोटल 3 फ्लोरीन है, तो तीनों का यहां पे लगेगा -i। जितना ज्यादा हेलोजन बढ़ते जा रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ -i बढ़ते जा रहा है, क्योंकि सब में देखोगे डिस्टेंस सेम है। यहां भी सेकंड कार्बन पे 1 फ्लोरीन, यहां सेकंड कार्बन पे 2 फ्लोरीन, यहां सेकंड कार्बन पे 3 फ्लोरीन, जबकि यहां पे मिथाइल है, तो मिथाइल का क्या लगता है +i। तो +i एसिडिक स्ट्रेंथ को घटाता है, क्योंकि कंजुगेट बेस को डीस्टेबलाइज करेगा। तो देखो स्टूडेंट, सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ यहां पे अगर हम लोगों से पूछे जाएं तो सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ 4 का होगा, क्योंकि टोटल 3 फ्लोरीन है। उसके बाद होगा थर्ड का, क्योंकि 2 फ्लोरीन है। उसके बाद होगा सेकेंड का, क्योंकि 1 फ्लोरीन है जिसका -i लग रहा है। लेकिन ये फर्स्ट में इथाइल अल्कोहल है, इथेनॉल है, और 5 में इथेनोइक एसिड है, तो ये एक कार्बोक्सिलिक एसिड है और ये क्या है, अल्कोहल है। तो अगर मैं शॉर्टकट ट्रिक बताऊं आप लोगों को तो याद रखना, जिसके नाम के लास्ट में अगर एसिड लग रहा है वो एक रियल एसिड होता है। तो जिसके भी नाम के लास्ट में एसिड लगता है वो रियल एसिड होता है, उसका एसिडिक स्ट्रेंथ वैसे कंपाउंड से ज्यादा होता है जिसके नाम के लास्ट में एसिड नहीं लगा हुआ है। जैसे कि ये है एल्कोहल, बहुत कम एसिडिक होता है, क्योंकि इसका जो H+ निकलने के बाद कंजुगेट बेस बनेगा, वो कंजुगेट बेस के ऊपर इस इथाइल का सिर्फ +i लगेगा।
तो ये जो O माइनस बनेगा H प्लस निकलने के बाद कंजुगेट बेस रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं होगा, जबकि कार्बोक्सिलिक एसिड का जब H प्लस निकलेगा O माइनस बनेगा तो ये जो कंजुगेट बेस होता है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाता है और बनाता है इक्विवेलेंट कैनोनिकल स्ट्रक्चर, तो मोर स्टेबल होगा। इसलिए कार्बोक्सिलिक एसिड इज मोर एसिडिक देन एल्कोहल होगा, तो फर्स्ट हो जाएगा सबसे कम एसिडिक। ऐसा तुम देखो कोई ऑप्शन है क्या? तो 3 ऑप्शन ऐसा दिख रहा है जहां की फर्स्ट सबसे कम स्टेबल दिया है, तो सेकंड ऑप्शन को पहले हटा देता हूं। उसके बाद मोस्ट स्टेबल मोस्ट एसिडिक यहां पर हुआ है 4, सबसे लिस्ट एसिडिक तो 1 हो गया, तो 1 ऑप्शन में दिया हुआ है सबसे लिस्ट में फर्स्ट, थर्ड एंड 4, सेकंड ऑप्शन हटा दो। अब आते हैं यहां पर कि 4 किसमें किसमें दिया हुआ है, तो 4 है मोस्ट एसिडिक, क्योंकि यहां पर 3 फ्लोरीन है जो कि दिया हुआ है फर्स्ट ऑप्शन में, और जो कि दिया हुआ है सेकंड ऑप्शन तो पहले ही चला गया। अरे तो एक ही तो साफ साफ हमको दिख रहा है। अरे क्या बात करते हो सर जी, क्योंकि फर्स्ट लिस्ट एसिडिक है तो इसलिए सेकंड नहीं होगा। अब यहां पे देखते हैं तो सबसे ज्यादा एसिडिक 4 है, 4 के बाद हो जाएगा तुमको 3, 2 फ्लोरीन है, उसके बाद हो जाएगा यहां पर 2 क्योंकि 1 फ्लोरीन का माइनस आई, फिर हो जाएगा 5 क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड है, और सबसे कम एसिडिक यहां पर जो होगा अब वो हो जाएगा यहां पर फर्स्ट एल्कोहल। तो आंसर इसका 55 का 1 हो जाएगा। कितना आसान है, मात्र एक ये 4 ऑप्शन है और एक मात्र 4 ऑप्शन यहां है, और एल्कोहल सबसे लिस्ट एसिडिक है तो इसलिए 5 दे दिया है, तो गलत है, वो तो होगा नहीं, तो इसलिए आ गया ऑप्शन 1। क्लियर है? आगे चलो। एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तुम लोग लिखा सकते हो -I -M से स्टूडेंट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 55 नंबर, और 55 के बाद डायरेक्ट आते हैं 56। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटी एरोमेटिक? कौन यहां पर एंटी एरोमेटिक है? एंटी एरोमेटिक कौन है इसमें से? तो देखो स्टूडेंट क्या है इसमें, सबसे पहले 2 पाई बॉन्ड है और एक यहां पे लोन पेयर है, ठीक है। तो डबल सिंगल लोन पेयर सिंगल डबल, टोटल कितने हो गया? 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया। इसका मतलब ये कंपाउंड यहां पर एरोमेटिक है। और ये जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है डबल बॉन्ड के ऊपर, सी डबल बॉन्ड एन के ऊपर है, तो वो वहां पर होता है लोकलाइज्ड। और ये लोन पेयर जो है ना, दोनों साइड देख रहे हो सिंगल के बाद डबल है, ये लोन पेयर एक्चुअल में डिलोकलाइज्ड है। यही एरोमेटिसिटी में होता है, तो एक लोन पेयर को इसको काउंट करोगे तुम एरोमेटिसिटी में, ठीक है। तो इस रिंग के अंदर जो एक यहां पर लोन पेयर हम लोगों को दिया हुआ है वही जाता है एरोमेटिसिटी में, और जिसके कारण हो गया 2 लोन पेयर वाला इलेक्ट्रॉन और 2 2 4, ये हो गया 6 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक हो गया। उसके बाद आते हैं सेकंड वाला, ये भी एरोमेटिक है क्योंकि 3 पाई बॉन्ड तो दिख ही रहा है। तो इसके केस में तुम लोग निकालोगे तो 2 2 4 2 6, ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन। जैसे 6 पाई इलेक्ट्रॉन हुआ एरोमेटिक, और सारे जो एटम है वो तो रिंग का sp2 हाइब्रिडाइज्ड है ही और प्लेनर है। यहां पर क्या हो रहा है, डबल सिंगल, और इसके पास तुम देखोगे sp2 हाइब्रिडेशन होता है, इसलिए यहां पर बोरोन के पास होता है स्टूडेंट वैकेंट p ऑर्बिटल, ठीक है। तो वैकेंट p ऑर्बिटल इसके पास एक होता है, उसी वैकेंट p ऑर्बिटल में इसका पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज्ड होता है। तो डबल सिंगल वैकेंट p ऑर्बिटल सिंगल डबल, और कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो गया? 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया। और 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाने के कारण इसको हम लोग जो अब कहते हैं स्टूडेंट वो कहते हैं एंटी एरोमेटिक। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? सेकंड, थर्ड ही हो जाएगा, क्योंकि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटी एरोमेटिक पूछ रहा है। एंटी एरोमेटिक यहां पे थर्ड होगा, क्योंकि ये वाला तो एरोमेटिक हो गया ना, क्योंकि यहां पर एक लोन पेयर है, देखो ध्यान से, नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर है, क्योंकि 3 बॉन्ड है तो एक लोन पेयर होगा, और लोन पेयर कंजुगेटेड भी है। अब बोरोन के पास यहां पर भी एक वैकेंट p ऑर्बिटल है, तो जब बोरोन के पास एक वैकेंट p ऑर्बिटल है और 2 पाई बॉन्ड भी है रिंग के अंदर, तो 2 पाई बॉन्ड का मतलब हो गया 4 पाई इलेक्ट्रॉन, तो 2 2 4 2 6, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन अगर हो गया तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन होने के कारण इस कंपाउंड को भी हम लोग कैसा कहेंगे? एरोमेटिक। तो आंसर इसका थर्ड हो जाएगा, जो कि एक एंटी एरोमेटिक कंपाउंड हो गया। 4 पाई इलेक्ट्रॉन यहां पर डिलोकलाइज कर रहा है। बात खत्म। तो 56 का आंसर थर्ड। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 59। मेजो टार्ट्रिक एसिड एंड डी टार्ट्रिक एसिड आर। देखो मेजो कब कहते हैं और डी कब कहते हैं? डी मतलब हो गया डेक्स्ट्रो, एल का मतलब लीवो, तो डी कहने का मतलब कि वहां पर पीपीएल का रोटेशन हो रहा है, वो भी क्लॉकवाइज में, ठीक है। तो अब इसके केस में उसको हम लोग कहते हैं डी टार्ट्रिक एसिड। तो मेजो टार्ट्रिक एसिड जो होता है ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, और उसके अंदर होना चाहिए प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री जिस मॉलिक्यूल में हो जाता है, और अगर उसके अंदर 2 या 2 से ज्यादा कायरल सेंटर होता है, उसी को कहते हैं मेजो यानी मेजोमर्स। तो देखो स्टूडेंट, इसके अंदर क्या हो रहा है? प्लेन ऑफ सिमेट्री। भले इसके अंदर 2 कायरल सेंटर है, लेकिन किसी कंपाउंड के अंदर 2 या 2 से ज्यादा कायरल सेंटर होने के बावजूद भी अगर उसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री हो जाता है, उसको कहा जाता है मेजोमर्स। तो तुम लोग इसको कहोगे मेजोमर्स।
टार्ट्रिक एसिड, ठीक है। और इसके बाद एक आ गया डी टार्ट्रिक एसिड, मतलब उसके अंदर अब प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, और ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड जिसके पास कायरस सेंटर तो है लेकिन प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री होने के कारण ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया है, उसको हम लोग कहते हैं मेजोमर्स। लेकिन अगर तुमको इस तरीके से दिया हुआ है कंपाउंड जहां पे अब प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो जब प्लेन ऑफ सिमेट्री इसके अंदर नहीं होता है, इस तरीके से रहेगा, तो इसी को हम लोग कह देते हैं डी टार्ट्रिक एसिड। और अगर इसका डी टार्ट्रिक एसिड तुम लोगों को लिखा तो क्या इसके अंदर अब प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या? नहीं है। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है मतलब ये ऑप्टिकली एक्टिव है और क्लॉकवाइज रोटेशन करता है पीपीएल को, मतलब इसको हम लोग ऑप्टिकली एक्टिव कहेंगे। अगर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड रहेगा तो नाम के पहले डी और एल लिखा हुआ रह सकता है, लेकिन ऑप्टिकली इनएक्टिव है तो इसको हम लोग मेजोमर्स कहते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री होने के कारण। अब तुम खुद सोच करके देखो, इसमें ये OH और ये H का पोजीशन सेम हो गया, और ये OH इसमें राइट में है और इसमें OH का पोजीशन क्या हो गया? लेफ्ट में हो गया। तो क्या ये दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज है क्या? नहीं। तो दो ऐसा स्टीरियो आइसोमर्स जो एक दूसरे का मिरर इमेज नहीं होता है उसको हम लोग कहते हैं डायस्टीरियोमर्स। अगर यहां पर ये मिरर इमेज होता तो मेजोमर्स का मिरर इमेज आपस में आइडेंटिकल होता है। तो अगर इसका मिरर इमेज बन जाता, मतलब जो दोनों OH राइट में है यहां पे, वो दोनों OH इस कंपाउंड में आ जाता लेफ्ट में, और जो दोनों H यहां पे लेफ्ट में है वो यहां आ जाता राइट में, तो मेजोमर्स का मिरर इमेज मेजोमर्स ही बनता है, उसको हम लोग आइडेंटिकल कहते हैं। लेकिन इसमें OH और H देखो सेम हो गया, जो इसमें है वही पोजीशन इसमें है, राइट में OH राइट में OH, लेफ्ट में H लेफ्ट में H, लेकिन इसमें राइट में OH इसमें लेफ्ट में OH, इसमें लेफ्ट में H इसमें राइट में H, मतलब एक दूसरे का मिरर इमेज नहीं है। और जब दो स्टीरियो आइसोमर्स एक दूसरे का मिरर इमेज नहीं होता है उसको कहा जाता है स्टूडेंट डायस्टीरियोमर्स। याद रहेगा कि दो स्टीरियो आइसोमर्स जो एक दूसरे का मिरर इमेज नहीं होता है उसी को डायस्टीरियोमर्स कहते हैं। पोजिशनल होगा नहीं क्योंकि पोजीशन तो सेम ही है और चेंज हुआ नहीं है। इनानसिमर्स होगा नहीं क्योंकि ये तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो यहाँ पर ये और ये दूसरे का डायस्टीरियोमर्स ही हो सकता है, और रेशमी मिक्सचर तो होगा ही नहीं। जब इनानसिमर्स ही नहीं हुआ तो रेशमी मिक्सचर कहाँ से होगा? तो ये मिरर इमेज नहीं होने के कारण स्टूडेंट इसको कहा जाता है एक दूसरे का डायस्टीरियोमर्स। समझ में आ गया? आगे चलते हैं 59 के बाद 60। व्हिच ऑफ द फ्लोइंग रिएक्शन आर करेक्टली रिप्रेजेंटेड? कौन यहां पर रिप्रेजेंट सही किया गया है? तो देखो, एक पहली बात ध्यान रखना, पेरोक्साइड इफेक्ट ऑब्जर्व्ड ओनली इन केस ऑफ HBr, जो एंटी मार्कोनी कॉप्सूल के मुताबिक बनता है मेजर प्रोडक्ट, पेरोक्साइड इफेक्ट लगने के कारण वो सिर्फ और सिर्फ HBr के केस में लगता है। तो इसके केस में HCl भले पेरोक्साइड दिया हुआ है लेकिन ये यहां पर गलत कह रहा है स्टूडेंट। भले पेरोक्साइड दिया हुआ है, होगा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ही, और इसके केस में जो मेजर प्रोडक्ट हम लोगों को बनेगा वो मेजर प्रोडक्ट ऐसा बनेगा, चाहे पेरोक्साइड दिया हुआ रहे चाहे नहीं दिया हुआ रहे, हमेशा यहां पर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगा। HCl के केस में कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनेगा और मार्कोनी कॉप्सूल ही लगेगा। इसलिए भले पेरोक्साइड दिया हुआ है, HCl के केस में पेरोक्साइड इफेक्ट नहीं लगता है। इसलिए ये जो यहां पर एंटी मार्कोनी कॉप्सूल के अकॉर्डिंग बनाया है वो गलत है। एंटी मार्कोनी कॉप्सूल यानी पेरोक्साइड इफेक्ट सिर्फ लगता है HBr के केस में, ठीक है? तो ये गलत दिया हुआ है, ये यहां पे नहीं बनेगा, मेजर ऐसा बनेगा। HI भी दिया हुआ है तो ये भी गलत कह रहा है, ये माइनर बनेगा। मेजर इसके भी केस में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन और कार्बोकैटायन ही बनेगा, तो मेजर इसके भी केस में आप लोगों को ऐसा ही बनेगा अकॉर्डिंग टू मार्कोनी कॉप्सूल, ठीक है? लेकिन अगर तुमको HBr दिया हुआ है तब पेरोक्साइड इफेक्ट लगता है, और पेरोक्साइड इफेक्ट जब लगता है तो यहां पर लगेगा एंटी मार्कोनी कॉप्सूल, और एंटी मार्कोनी कॉप्सूल के अकॉर्डिंग निगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहां H का संख्या ज्यादा है, पॉजिटिव पार्ट वहां जाएगा जहां H का संख्या कम है। इसके अकॉर्डिंग यहां पे प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा एंटी मार्कोनी कॉप्सूल के अकॉर्डिंग, ये करेक्ट है। बाद बाकी ये तो गलत ही है, इसमें तो कार्बन ही इधर उधर बढ़ा दिया है, इसमें एक CH2I कहां से आ गया, ये सब हो ही नहीं सकता है। तो याद रखना, पेरोक्साइड इफेक्ट जो लगता है एल्किन एल्काइन के केस में जब रिएक्शन करवाते हैं HBr के साथ, सिर्फ HBr के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, तब लगता है वहां पर फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, और होता है वहां पर एंटी मार्कोनी कॉप्सूल के अकॉर्डिंग Br- वहां जाता है जहां H का संख्या ज्यादा है, और H+ वहां जाता है जहां पर निगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहां H का संख्या ज्यादा है, और H+ वहां जाएगा जहां H का संख्या कम है। एक्चुअल में मैकेनिज्म होता है फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन पेरोक्साइड के प्रेजेंस में, और H+ और Br- में ब्रेक नहीं होता है। एक्चुअल में अटैकिंग रिएजेंट होता है Br रेडिकल, और Br रेडिकल वहां जाएगा जहां H का संख्या ज्यादा है, तो इंटरमीडिएट वहां बनेगा जहां H का संख्या कम है, वही मोर स्टेबल होता है, और उसके ऊपर फिर H रेडिकल अटैक करके फॉर्मेशन कर देता है मेजर प्रोडक्ट। लेकिन अगर HCl और HI है
तो चाहे HCl और HI में पेरोक्साइड क्वेश्चन में गिवन हो, चाहे पेरोक्साइड गिवन ना हो, हमेशा आपको कहना है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ही होगा, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट ही बनेगा और मोर स्टेबल कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनेगा लार्ज अमाउंट में, यानी कि मार्कोनी कैप्सूल के अकॉर्डिंग ही यहां पे प्रोडक्ट बनता है अगर HCl और HI दिया हुआ है तो। पूरी तरह से क्लियर है? आगे बढ़े। ओके, आंसर इसका थर्ड हो जाएगा 60 का। नेक्स्ट आते हैं, और ये सब क्वेश्चन थोड़ा आप पढ़ोगे, ठीक है ना। एनसीईआरटी में हम लोगों को दिया हुआ है कि क्यों यहां पर HCl और HI के केस में पेरोक्साइड इफेक्ट नहीं लगता है। आपको एल्कीन चैप्टर में इस बातों को लिखा है, जहां पर एल्कीन का रिएक्शन आप लोगों को HBr के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड दिया हुआ है। कंसीडर द फ्लोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन। सबसे पहले क्या किया है कि ये दिया है 1 ब्यूटाइन, और 1 ब्यूटाइन का हाइड्रोजनेशन किया है लिंडलार कैटलिस्ट के प्रेजेंस में। तो CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका H2 के साथ रिएक्शन दिया, यानी कि हाइड्रोजनेशन किया है PDBSO4। तो इसका होगा कंट्रोल्ड हाइड्रोजनेशन। लिंडलार कैटलिस्ट के प्रेजेंस में जो हाइड्रोजनेशन होगा वो कंट्रोल्ड हाइड्रोजनेशन होता है स्टूडेंट, और इसमें 1 ब्यूटीन का फॉर्मेशन कर देगा, ठीक है। तो ये कंट्रोल्ड हाइड्रोजनेशन आप लोगों को पढ़ने के लिए दिया हुआ है, एल्कीन ही चैप्टर में दिया हुआ है, एल्कीन में, और ये हो गया 1 ब्यूटाइन। ओके, और अब जो यहां पर बना, ये बन गया A। इस A का करना है ओजोलाइसिस। तो जैसे यहां पर हम लोगों को फर्स्ट में कहा O3 और सेकंड में कहा जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो करना क्या होगा, इसका क्लीवेज करना होगा। जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है जिस दो कार्बन के बीच में, उसका क्लीवेज करो और दोनों साइड एक एक डाल दो ऑक्सीजन। तो डालने के बाद क्या बचा, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH। तो ऐसा लिख दो जैसा दिख रहा है, CH3 CH2 CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, एक बन गया प्रोपेनल, और ये बन गया CH2 डबल बॉन्ड O। तो CH2 डबल बॉन्ड O को यहां पे हम लोग कहेंगे मिथेनल, यानी कि फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मेशन कर सकता है। देखो समझ में आ गया। तो ऐसा मैच करा लो कौन सा आ रहा है। तो ये 1 2 3 1 2 3 और एक फॉर्मल्डिहाइड। 63 का भी आंसर 1 हो जाएगा। इसमें फॉर्मिक एसिड बना दिया है जो कि गलत है। जब जिंक दिया हुआ है तो मिथेनल बनेगा, मिथेनोइक नहीं बनेगा। इसमें तो कीटोन बना दिया है ग्लैकाम से, और इसमें बना दिया है ये वाला, ठीक है, लेकिन इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड बना दिया है C को, ये गलत है, ठीक है। तो आंसर इसका 63 का 1 हो जाएगा। पहले हम लोग कंट्रोल्ड हाइड्रोजनेशन करेंगे, तो 1 ब्यूटाइन से फॉर्मेशन करेगा 1 ब्यूटीन, और 1 ब्यूटीन का जब रिडक्टिव ओजोलाइसिस करते हैं स्टूडेंट, तो बिल्कुल बीचों बीच क्लीवेज करके दोनों साइड डाल दो ऑक्सीजन, और जो आता है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH एंड CH2 डबल बॉन्ड O लिख दो, आ गया आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 63 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है 65। Which of the following will show positive Fehling टेस्ट। देखो फेलिंग टेस्ट कौन देता है, फेलिंग टेस्ट देता है सिर्फ और सिर्फ एलिफैटिक एल्डिहाइड, एरोमेटिक एल्डिहाइड नहीं दे सकता है। मतलब अगर कोई एल्डिहाइड बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्टली टेस्ट होता है उसको कहा जाता है एरोमेटिक एल्डिहाइड, जैसे कि बेंजल्डिहाइड। तो बेंजल्डिहाइड जो होता है वो फेलिंग टेस्ट नहीं देता है, क्योंकि फेलिंग टेस्ट एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है कंपेयर टू टॉलेंस रिएजेंट। यही इसलिए फेलिंग्स रिएजेंट सिर्फ और सिर्फ एलिफैटिक एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर सकता है, एरोमेटिक एल्डिहाइड को चाहे कीटोन को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता है। इसलिए जब कह रहा है कि कौन पॉजिटिव देगा, तो ये बेंजल्डिहाइड तो देगा नहीं, क्योंकि एरोमेटिक एल्डिहाइड हो गया। ये कीटोन है तो कीटोन तो देगा नहीं। ये विशनल डायोल है, अल्कोहल है, तो ये भी नहीं देगा। ये लेकिन एलिफैटिक एल्डिहाइड है स्टूडेंट, ठीक है। ये बीच में अगर देखो बेंजीन और एल्डिहाइड के बीच में अगर कार्बन आ गया, CH2 आ गया या एक से ज्यादा CH2 आ गया, उसको हम लोग एलिफैटिक ही कहते हैं। ये एक एलिफैटिक एल्डिहाइड हो गया। तो इसके केस में इसका हम लोग कहेंगे कि पॉजिटिव देगा टेस्ट, और पॉजिटिव टेस्ट देगा तो क्या होगा, ये जो एलिफैटिक एल्डिहाइड ही कहलाता है, और CO2+ एंड OH-, इसी को ना हम लोग फेलिंग्स रिएजेंट कहते हैं। तो क्या होगा, ये जो एल्डिहाइड होता है स्टूडेंट, ये ऑक्सीडाइज कर जाता है, और ऑक्सीडाइज करने के बाद ये कन्वर्ट हो जाता है सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में COO-, और साथ में बनाता है क्यूप्रस ऑक्साइड, और साथ में बाहर हो जाता है H2O, और इसी का जो कलर होता है वो हम लोग कहते हैं रेडिश ब्राउन कलर कहते हैं। और यहां पर जो होता है कलर इसका ब्लू होता है। तो ब्लू कलर अगर रेडिश ब्राउन में कन्वर्ट हो गया, इसका मतलब ये एलिफैटिक एल्डिहाइड है। तो याद रखना, एरोमेटिक एल्डिहाइड नहीं देगा, मतलब बेंजीन रिंग के साथ एल्डिहाइड डायरेक्टली टेस्ट होगा तब कहते हैं एरोमेटिक एल्डिहाइड। ये तो कीटोन हो गया ना, एसीटोफेनॉन, ये तो देगा नहीं, और ये अल्कोहल है वो भी नहीं देगा। तो आंसर इसका 65 का 3rd हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 65 के बाद है 70। अरे वाह, ये बहुत आसान है, बहुत आसान। सबसे पहले हम लोगों को करना क्या है, देखो सीक्वेंस के अकॉर्डिंग चलो तुम लोग। नाइट्रोबेंजीन दिया हुआ है
और तुम लोगों को पता होना चाहिए, चाहे नाइट्रोबेंजीन का रिएक्शन Fe प्लस HCl के साथ दे स्टूडेंट, चाहे तुमको Sn प्लस HCl के साथ दे, चाहे Zn प्लस HCl के साथ दे, चाहे तुमको कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन दे दे, ये सब में से कुछ भी आपको दे दे रिड्यूसिंग एजेंट, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड नहीं लेना है। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड को छोड़ करके नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन ये चारों के द्वारा तुम करते हो अगर, तो फॉर्मेशन करता है एनिलीन। अगर तुम यहां पे ले लेते हो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड तो बन जाता है ट्रांस एजोबेंजीन, इसलिए तुमको लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड नहीं लेना है। अब जो यहां पर बना एनिलीन, उस एनिलीन का रिएक्शन करवाना है सोडियम नाइट्राइड प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HCl एट 273 से 278 केल्विन। तो इस प्रोसेस को, इस रिएक्शन को यहां पर कहते हैं डाइजोटाइजेशन, और डाइजोटाइजेशन होने के बाद ये जो फॉर्मेशन करेंगे ना स्टूडेंट, वो N2 प्लस Cl माइनस, इट मीन्स बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। और इस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का A बन गया एनिलीन, B बन गया बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, और अब इथाइल एल्कोहल के साथ इसका रिएक्शन करवाना है। ये डायरेक्ट हम लोगों को एमाइंस चैप्टर का क्वेश्चन हो गया। तो ये इथाइल एल्कोहल के प्रेजेंस में रिडक्शन होता है, नहीं, रिडक्शन जब होगा तो क्या होगा, इसमें 6 कार्बन है और हाइड्रोजन अभी 1 2 3 4 5 है, और रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो जब तुम एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इसमें करते हो ना स्टूडेंट, तो ये जो फॉर्मेशन करता है C6H6, इट मीन्स बेंजीन का फॉर्मेशन कर देगा। और ये रिडक्शन जब करता है, इथाइल अल्कोहल एक रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है, तो रिड्यूसिंग एजेंट इसको तो रिड्यूस किया, डाइजोनियम सॉल्ट को, खुद ऑक्सीडाइज होता है, तो खुद ऑक्सीडाइज होकर के कन्वर्ट हो जाता है इसमें एसिटल्डिहाइड में, ठीक है, और साथ में N2 गैस, साथ में HCl, ये सब तो बाहर हो जाते हैं। तो देखो तो बेंजीन को ऑप्शन दिया है क्या, 70 नंबर का आंसर यहां पे हो जाएगा आपको 1 हो जाएगा। क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले रिडक्शन कर दिया, नाइट्रोबेंजीन का बना लिया एनिलीन, एनिलीन का NaNO2 प्लस HCl लिखे, चाहे तुमको इसको इस तरीके से भी लिखा रह सकता है स्टूडेंट, नाइट्रस एसिड 025 डिग्री सेल्सियस या 273 से 278 केल्विन बनेगा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। और बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का चाहे इथाइल अल्कोहल के साथ रिडक्शन करे, चाहे H3PO2 के साथ करे, ये रिडक्शन होने के बाद फॉर्मेशन कर देता है बेंजीन, ठीक है। तो बेंजीन का फॉर्मेशन कर देगा, अगर H3PO2 रहेगा तो साथ में H3PO3 निकल जाएगा। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है, समझ में आ रहा है आप लोगों को। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आसान क्वेश्चन ये सब एमाइंस चैप्टर का है, डायरेक्ट आप लोग एनसीईआरटी में जाओगे तो मिलेगा आपको, ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है। 73 नंबर, 73 हो गया इटार्ड रिएक्शन। करना क्या है, सबसे पहले टॉलिन दिया हुआ है आप लोगों को, तो टॉलिन जब दिया है तो टॉलिन का CrO2Cl2 यानी कि क्रोमाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवा दो। ये यहां पर मैं ऐसा करता हूं, ये ले लेता हूं टॉलिन, टॉलिन का रिएक्शन अगर CrO2Cl2 के साथ कराओ इन द प्रेजेंस ऑफ CH2 तो फॉर्मेशन करेगा सबसे पहले क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। नहीं तो क्रोमियम कॉम्प्लेक्स कैसा होता है, CH, और देखो कैसा होता है O, CrOH Cl2 का होल 2, ऐसा ही होता है। तो CH के साथ होगा ब्रैकेट के अंदर O CrOH Cl2 का होल 2, इसको हम लोग कहते हैं स्टूडेंट क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। और इस क्रोमियम कॉम्प्लेक्स का जब हम लोग करते हैं हाइड्रोलिसिस, ओके, यही कहा है। तो सबसे पहले एक क्रोमियम कॉम्प्लेक्स हम लोगों को बन गया A, और A जो बना उसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस किया है तो बनता है बेंजल्डिहाइड, ये हो गया B। ये रिएक्शन हम लोगों को दिया हुआ है इटार्ड रिएक्शन में, बेंजल्डिहाइड बना। अब इस बेंजल्डिहाइड का रिएक्शन NaHSO3 के साथ हम लोगों को करना है। तो NaHSO3 के साथ रिएक्शन देखो, शॉर्टकट बताता हूं, मैकेनिज्म वगैरह तो क्लास में आपने पढ़ा होगा, यहाँ टेस्ट का जब पेपर हम लोग डिस्कशन करते हैं तो उम्मीद यही करता हूं कि आपको थोड़ा बहुत आता है। अब NaHSO3 के साथ जब रिएक्शन हम लोग कराते हैं तो देखो होगा क्या, क्या करेंगे, ये जो C डबल बॉन्ड O वाला ऑक्सीजन है, इसी C डबल बॉन्ड O वाले ऑक्सीजन को कन्वर्ट करना है एल्कोहल में। तो सबसे पहले इसको सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करो और O के साथ जाकर के ऐड करो इस NaHSO3 का हाइड्रोजन। तो NaHSO3 का ऐड कर दिया हाइड्रोजन। बाद में कि आपको पता है NaHSO3 का स्ट्रक्चर कैसा होता है, Na प्लस O माइनस S डबल बॉन्ड O के साथ OH। तो ये जो यहां पर H है उसको उठा के यहां पर ऐड कर दिया, जो एल्डिहाइड है पहले बेंजल्डिहाइड का, उसका C डबल बॉन्ड O के ऑक्सीजन में बदल दिया OH में। लेकिन अब जो बचा, क्या बचा, H जो निकल गया तो NaHSO3 से H निकल गया, बचा क्या, NaSO3। लेकिन NaSO3 को ऐड करोगे तो ऐड करना ऑक्सीजन से, और एक ऑक्सीजन से ऐड करोगे तो बचा क्या,
SO2 और साथ में ये जो सोडियम है, जब H यहां से निकल गया तो बचेगा O माइनस, तो H प्लस यहां से निकल करके यहां आ गया तो हो गया OH, और ये O माइनस यहां पर ऐड हो गया तो O, अब बचा SO2 और O माइनस के साथ ये Na प्लस आ जाएगा, इसी को यहां पर दिखा देते हैं OSO2 Na। देखो कोई ऐसा ऑप्शन दिख रहा है क्या? तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं, क्योंकि यहां ONA दिया है, ONA नहीं होता है, OH होता है, ठीक है। और इसके केस में ये जो बना हम लोगों को C, इसी के बारे में पूछा जा रहा है कि द फाइनल प्रोडक्ट C इज, तो CH के साथ ये हो गया OH, OSO2Na लिंकेज होता है, ऑक्सीजन के थ्रू होता है, ठीक है ना। और जो बचा S डबल बॉन्ड O माइनस के साथ Na प्लस चला जाएगा तो OSO2Na, सेकंड ऑप्शन यहां पर हो जाएगा करेक्ट इसका। थर्ड में तो गया काम से, ये फर्स्ट होगा नहीं, थर्ड होगा नहीं, फोर भी नहीं होगा, ये तो क्या क्या दे दिया है, ये तो गलत दिया हुआ है। तो NaHSO3 के साथ रिएक्शन आप लोगों को एल्डिहाइड कीटोन का रिएक्शन जो चैप्टर में है उसमें दिया हुआ है। फर्स्ट रिएक्शन दिया हुआ है एस्सिन के साथ, सेकंड रिएक्शन आपको यही दिया हुआ है, तो देख लेना। तो जो C डबल बॉन्ड O है उसको कन्वर्ट करना पहले एल्कोहल में OH में, और H प्लस जब चला गया तो अब O माइनस के साथ ऐड कर देना, जिस कार्बन पे ये C डबल बॉन्ड O था उसी कार्बन से ऐड करोगे तो OSO2Na बना देना, बात खत्म। इसको हम लोग कह सकते हैं बेंजल्डिहाइड बाइसल्फाइड एडिशन कंपाउंड। बेंजल्डिहाइड से बना है तो बेंजल्डिहाइड बाइसल्फाइड एडिशन कंपाउंड तुम इसको कहते हो, करेक्ट है। 73 नंबर हो गया। 73 के बाद आते हैं 75, यही है ना। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट 1 कह रहा है क्लेसाइन टेस्ट इज यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर एंड हेलोजन। बिल्कुल सही कह रहा है, क्लेसाइन टेस्ट का हम लोग इस्तेमाल करते हैं फॉर डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर एंड हेलोजन, बिल्कुल करेक्ट है। और स्टेटमेंट 2 कह रहा है कि क्लेसाइन एक्सट्रैक्ट इज मेड विथ मैग्नीशियम मेटल। गलत है, क्योंकि आपने देखा होगा कि पहले हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड को हीट करते हैं सोडियम मेटल से, तो यहां पर इसका जो बनता है सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट बनता है, ठीक है। तो ये मैग्नीशियम मेटल कह रहा है कि गलत कह रहा है। इसके केस में हम लोग जो क्लेसाइन एक्सट्रैक्ट बनाते हैं वो सोडियम मेटल का इस्तेमाल करते हैं, मैग्नीशियम मेटल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। इसलिए स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? बिल्कुल फर्स्ट ऑप्शन ही है, क्योंकि स्टेटमेंट फर्स्ट वाला करेक्ट है, क्योंकि क्लेसाइन टेस्ट का यूज होता है फॉर डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर एंड हेलोजन। ये एनसीईआरटी का जो हम लोगों को प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है वहां पे जाओगे आपको मिलेगा। क्लेसाइन एक्सट्रैक्ट इज मेड विथ मैग्नीशियम मेटल, गलत है। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकेंड इज इनकरेक्ट। हो गया। 75 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है 83। इन केस ऑफ फिनॉल ब्रोमिनेशन टेक्स प्लेस इवन इन अब्सेंस ऑफ लुइस एसिड। बिल्कुल सही कह रहा है। वेयर एज ब्रोमिनेशन ऑफ बेंजीन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ लुइस एसिड लाइक FeBr3। बिल्कुल करेक्ट कह रहा है कि देखो जब हम लोग पढ़ते थे बेंजीन का ब्रोमिनेशन, तो बेंजीन का हम लोग ब्रोमिनेशन करते हैं तो Br2 को पोलराइज करने के लिए, Br2 को पोलराइज करने के लिए हम लोगों को जरूरत पड़ता है FeBr3 का, और वही FeBr3 Br2 को यहां पे पोलराइज करता है और Br प्लस में कन्वर्ट करता है और बनता है ब्रोमोबेंजीन। लेकिन अगर तुम करते हो यहां पर इसका ब्रोमिनेशन किसका, फिनॉल का, तो फिनॉल का अगर हम लोग ब्रोमिनेशन करते हैं स्टूडेंट तो बिना कैटलिस्ट का ही रिएक्शन हो जाता है। आपने देखा होगा बिना कैटलिस्ट का यहां पे सिंपली CH2 या CCl4 रख लेते हैं, रिएक्शन हो जाता है। इसका कारण क्या होता है? कारण यह होता है कि OH बहुत ही स्ट्रांगली एक्टिवेटर होता है। तो जब OH स्ट्रांगली एक्टिवेटर है तो रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा होता है। तो जब रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा हो जाता है इस OH के स्ट्रांगली एक्टिवेटर नेचर होने के कारण, तो ये रिंग का पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन खुद Br2 को पोलराइज करता है, क्योंकि यहां पर रिंग के अंदर जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा होता है तो इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस Br के बीच में जो सिग्मा बॉन्ड है उसके इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है। तो जब रिपेल करता है तो दूर जनरेट होता है डेल्टा माइनस और पास जनरेट होता है डेल्टा प्लस। तो ये कहोगे पोलराइज हो जाता है खुद, ये पोलराइज होकर के Br प्लस और Br माइनस में कन्वर्ट हो जाता है। इसका कारण ये होता है कि फिनॉल में OH बहुत स्ट्रांगली एक्टिवेटर होता है। ये एनसीईआरटी में डायरेक्ट आपको दिया हुआ है, एल्कोहल फिनॉल ईथर चैप्टर में जाना, जहां फिनॉल का ब्रोमिनेशन दिया है वहीं पे तुम लोग जाकर के पढ़ना। ये पैराग्राफ आपको लिखा हुआ है, इन केस ऑफ फिनॉल ब्रोमिनेशन टेक्स प्लेस इवन इन absence of Lewis acid whereas bromination of benzene takes place in the presence of Lewis acid like FeBr3। करेक्ट कह रहा है असर्शन। रीजन कह रहा है कि OH ग्रुप अटैच टू बेंजीन रिंग इज ए स्ट्रांगली एक्टिवेटर ग्रुप। यही तो इसका रीजन है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाता है रिंग के अंदर, जिसके कारण ये रिंग का पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस Br2 को खुद पोलराइज कर देता है। तो बोथ असर्शन रीजन आर करेक्ट, बोथ असर्शन रीजन आर इनकरेक्ट, बोथ assertion region are correct and region is the
करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन, इसका 83 का आंसर यहां पे थर्ड हो जाएगा कि बोथ एसर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन हो जाएगा। तो 83 का आंसर यहां पे आपको थर्ड हो जाएगा। क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट अच्छे से। और चौथा कह रहा है बोथ एसर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज नॉट, ये तो गलत ही है। तो 83 का आंसर थर्ड हो जाएगा। आगे चलता हूं, 83 हो गया। 83 के बाद आते हैं 88। अरे वाह, बहुत आसान। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द गिवन मोड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन sp2 sp2 sp sp। देखो क्या होता है इसका हाइब्रिडाइजेशन, अगर तुम देखोगे तो sp2 डबल बॉन्ड के अबाउट sp2, इसका sp, यहां एक लोन पेयर है तो एक सिग्मा एक लोन पेयर sp हो गया। इसमें देखोगे तो ट्रिपल बॉन्ड के अबाउट sp, ट्रिपल बॉन्ड के अबाउट sp, ट्रिपल बॉन्ड के अबाउट sp, ट्रिपल बॉन्ड के अबाउट sp। यहां पे देखोगे sp2 डबल बॉन्ड के अबाउट, डबल बॉन्ड के अबाउट सबका क्या होगा sp2, चारों का sp2 होगा। यहां पे sp2 sp sp sp2, क्योंकि यहां पे डबल बॉन्ड लगातार है ना, तो डबल बॉन्ड लगातार है तो एक सिग्मा दो सिग्मा sp, और यहां भी डबल बॉन्ड लगातार है एक सिग्मा दो सिग्मा sp, तो कह रहा है sp2 sp2 sp sp। 88 का आंसर भी 1 आ जाएगा। डबल बॉन्ड के अबाउट sp2, डबल बॉन्ड के अबाउट sp2, ट्रिपल बॉन्ड के अबाउट, यहां दो ही सिग्मा बॉन्ड है ना, एक सिग्मा ट्रिपल में एक यहां, तो sp, यहां एक लोन पर एक सिग्मा sp। क्लियर। तो इसका आंसर जो आ रहा है सिर्फ 88 का 1 आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन और भी कुछ है, देख लेते हैं। एक और क्वेश्चन है 90। मैच द कॉलम एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। बहुत आसान है, रिएक्शन आपको मैच करने के लिए सिर्फ कह रहा है कि कौन सा है। जब तुम जानते हो कि सिर्फ आपको एराइल हैलाइड रहता है, क्लोरोबेंजीन या ब्रोमेंजीन कुछ भी दिया हुआ है, सोडियम मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, इसको हम लोग क्या कहेंगे, फिटिक रिएक्शन। फिटिक रिएक्शन है कि जब सिर्फ एराइल हैलाइड का सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो इसको फिटिक रिएक्शन कहते हैं। तो फिटिक रिएक्शन हो गया और बनता है बाइफिनाइल। बाइफिनाइल बनेगा, दो बेंजीन आपस में फ्यूज कर देंगे सिंगल बॉन्ड से, तो फिटिक रिएक्शन हो गया। ए का हो जाएगा 4। बी का देखते हैं, जब डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का रिएक्शन क्यूप्रस क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, तो चाहे CuCl लिखेगा चाहे Cu2Cl2 लिखेगा, Cu2Cl2 बात बराबर है। कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, तो क्यूप्रस क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ HCl रिएक्शन करवाते हैं, सेंडमेयर्स रिएक्शन कहलाता है। तो बी का हो जाएगा 3rd, सेंडमेयर्स रिएक्शन। सी में आते हैं, सी में क्या है, एक है एराइल हैलाइड और एक है एल्काइल हैलाइड। तो जब एक होता है एराइल हैलाइड, एक होता है एल्काइल हैलाइड, सोडियम मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर रिएक्शन करवाते हैं, इसको कहते हैं उर्ज फिटिक रिएक्शन। तो सी का होना चाहिए 1, उर्ज फिटिक रिएक्शन, ठीक है। और डी में है मिथाइल क्लोराइड का AgF के साथ रिएक्शन, इसको हम लोग कहते हैं हैलाइड एक्सचेंज मेथड। तो हैलाइड एक्सचेंज मेथड करा रहे हो कि मिथाइल क्लोराइड का रिएक्शन AgF के साथ करा रहे हो, तो इसको हम लोग कहते हैं स्वार्ट्स रिएक्शन। तो डी का हो जाएगा 2nd। ऐसा कोई देखो मैच कर रहा है, डी का 2nd 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 3 ऑप्शन में है, तो सबसे पहले तो 3rd ऑप्शन गलत है, 3rd ऑप्शन तो होगा ही नहीं। अब आते हैं ए का 4। ए का 4 कहां दे रहा है, 3rd and 4 में दे रहा है, तो 3rd and 4 में से ही कोई होगा, क्योंकि ए में तो कह रहा है 1, ये तो गलत है, उर्ज फिटिक है नहीं, वो फिटिक रिएक्शन है। तो ए का 4 दोनों में है, 3rd 4 में, बी का 3rd दोनों में है, सी का 1 होगा। सी का इसमें जो 3rd ऑप्शन में 2 कह रहा है ना, वो गलत है। सी का 2 कहने का मतलब ये स्वार्ट्स रिएक्शन थोड़ी ना है, स्वार्ट्स रिएक्शन तो होता है एल्काइल फ्लोराइड का रिएक्शन होता है। तो इसका आंसर इसमें सी का 1, डी का 2, 90 का आंसर यहां पे 4 हो जाएगा। क्या लगता है, आसान है कि नहीं है? अगर तुम कराते हो सबसे फर्स्ट वाला रिएक्शन, तो बाइफिनाइल का फॉर्मेशन करेगा, यह है फिटिक रिएक्शन, 2 फिनाइल रिंग आपस में फ्यूज हो जाएगा, इसको कहेंगे सेंडमेयर्स रिएक्शन, बनेगा क्लोरोबेंजीन, यहां पर बनेगा टॉलिन, 2 सोडियम आएगा बीच में और 2 NaCl बाहर करके बना देंगे टॉलिन, यहां पर बन जाएगा मिथाइल फ्लोराइड फिटिक रिएक्शन। तो ये हो गया 90 का आंसर यहां पे 4 हो जाएगा। बात खत्म। अब तो लगता है क्वेश्चन यहां पर होगा नहीं, सारे क्वेश्चन का हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन देख लिया स्टूडेंट। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। इसमें हम लोग 4 आंसर कहा है, ए का 4 फिटिक रिएक्शन, बी का 3 यानी कि सेंडमेयर्स रिएक्शन, सी का 1 इट मीन्स उर्ज फिटिक रिएक्शन एंड डी का 2 स्वार्ट्स रिएक्शन। क्लियर है कॉन्सेप्ट? तो ये सारे क्वेश्चन जितने भी आपको दिया हुआ है बहुत ही इंपॉर्टेंट, नीट के सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको दिया गया है पेपर, और इस पे आपको और अच्छे से मेहनत करना है। अगर थोड़ी सी भी दिक्कत होती है तो आप अपने क्लास नोट्स को रिवीजन करो और NCERT को रिवीजन करो। जितना भी आप लोगों को क्वेश्चन यहाँ पे देखा होगा ऑलमोस्ट सारे मैक्सिमम क्वेश्चन जो है, एक आध क्वेश्चन को छोड़ करके NCERT में आपको मिल जाएगा।
और थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर को चेंज करके, थोड़ा बहुत इधर उधर जीओसी के केस में स्ट्रक्चर अलग से देख करके आपको बस पूछा गया है। आपको इसी तरह से रिवीजन करते रहना है और एनसीईआरटी में जो भी क्वेश्चन दिया रहता है इन टेक्स्ट एग्जाम्पल एक्सरसाइज, उसको बनाते रहना है और एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ज़्यादा आपको आईआईटी एडवांस वगैरह क्वेश्चन को बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आईआईटी एडवांस को मत बनाइएगा, नहीं तो फिर दिक्कत करेगा और कॉन्सेप्ट गंदा करेगा। ओके, थैंक यू।